हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का पॉलिटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी कि हेल्थ सेक्टर में सरकार का, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, इसको समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, है ना। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? कि सरकार उनके लिए काम करे। ये डेमोक्रेसी वाले कंट्री में होती है, जहाँ डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो उम्मीद करते हैं लोग, है ना। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी जो ये कल्याण का काम का जो एक्सपेक्टेशन है, ये किस रूप में हो सकता है? शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, और रोजगार प्रदान करके, या जिसके पास घर नहीं है उसे घर बना दिया जाए, है ना। सड़क नहीं है तो सड़क का निर्माण कर दिया जाए, बिजली नहीं तो बिजली उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, मतलब वो कल्याण का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे, है ना। हम लोग इस चैप्टर में हेल्थ से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के उप शीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम के किस प्रकार से जुड़ा है ना। इसको जो सब हेडिंग है उसको पढ़ने के बाद हमें समझना है कि सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। स्वस्थ क्या है? ठीक है, ये हम लोग का सब हेडिंग है। स्वस्थ के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वस्थ का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी कि अगर हम बीमार नहीं हैं और हमें कहीं चोट नहीं लगी है, मतलब हम स्वस्थ हैं, है ना। ये अर्थ है, एक सिंपल सा अर्थ है। लेकिन स्वस्थ केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वस्थ से जुड़कर देखा होगा। ये जो ऊपर कोलाज दिख रहा है, ये फोटो का कलेक्शन जिसको हम लोग कोलाज कहते हैं, इसको देखने के बाद ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त जो कोलाज है उसमें केवल कुछ ऐसी स्थितियां दी हुई हैं जिसको क्या होता है, स्वास्थ्य से जुड़कर देखा होगा। ठीक है, तो प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। अच्छा, देखते हैं कैसे संबंध है। देखिए, यहाँ पर आपको गाड़ी दिख रहा है ना, हॉस्पिटल से रिलेटेड दिख रहा है ना, प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मलिन बस्ती है, गंदगी है, मतलब यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ नर्स है, ये अपना काम पे जा रही है। यहाँ पे पानी के लिए लंबी लाइन है। यहाँ पे नाई किसी बच्चे का बाल काट रहा है। और ये शायद राजस्थान की महिलाएं हैं जो कहीं दूर से गंदा पानी ला रही होगी, साफ तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारा जो फोटो दिख रहा है ना, ये हेल्थ सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। खैर, आगे देखते हैं। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, है ना। तो हमें उन सारे कारणों पर हमें ध्यान देना होगा जो हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आज के डेट में देखा जाए तो शहर में तो पानी का सप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन पानी का कमी भी हो रहा है साथ साथ। लेकिन गांव की तरफ जाएंगे तो हम लोग को वहाँ गंदगी, मतलब गंदा पानी ही मिलता है। ठीक है, दूर दूर से लोग लाते हैं गंदा पानी। ठीक है, तो पानी वहाँ शुद्ध नहीं है, लेकिन वहाँ का हवा शुद्ध है। वहीं शहर की ओर देखा जाए तो शहर में हवा खराब हो चुका है प्रदूषण की वजह से। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों खराब हुआ, दोनों में से कोई भी खराब हुआ, मतलब वो सीधा का सीधा हमारा हेल्थ को इफेक्ट करेगा, और हमारा जो जीवन का जो कार्यकाल है, जो अवधि होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। ठीक है, अगर खाना भी उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि खाना में केवल केवल खाना नहीं होता, खाना में मिनरल्स, विटामिन वगैरह वगैरह जितने भी शरीर को चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे के सारे उसमें मिले होते हैं। ठीक है, तो सारे हमें चाहिए। तो खाना अगर सही पे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। उसी तरह से घुटन भरा कोई जगह है जहाँ पे बंद बंद रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इंसान कब तक जिएगा, मतलब वो बीमार सा हो जाएगा रहते रहते। एक समय के बाद उसे अजीब सा पागलपन जैसा लगेगा, कहाँ अटक गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, रूम में बंद बंद अच्छा नहीं लग रहा है।
ठीक है, तो धीरे धीरे वो बीमार होता चला जाता है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना। हम चाहते हैं ना कि हम कोई भी काम करें तो बहुत ही चुस्ती से, है ना, मतलब एनर्जेटिक होकर करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना। सुस्त और अकर्मण्य रहना। सुस्त यानी कि बहुत ही बेजान सा पड़ा हुआ है बेड में, ऐसा है, ठीक है। और अकर्मण्य, ठीक है। अकर्मण्य मतलब होता है कि कोई काम नहीं कर रहा, बस पड़े हुए हैं। चिंताग्रस्त होना यानी टेंशन में होना। और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है ना। लंबे समय तक अगर हम डरे सहमे रहेंगे तो ये हमारा स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। ऐसे नहीं जिया जाता है जिंदगी, ठीक है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। क्या रहना चाहिए? तनाव मुक्त यानी टेंशन फ्री, और प्रसन्न यानी कि खुश रहना चाहिए। ये ज़रूरी है। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अगर हम तनाव मुक्त है मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम प्रसन्न नहीं है मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है। अब अब अगला है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गए स्थितियों की तुलना करना। ये दो कंडीशन है, एक और ये दो, ठीक है। अब इसमें तुलना करना है। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। वाह, क्या बात है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल का जो कॉलेज है ना वो भारत में ही है, ठीक है। और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। वाह, क्या बात है। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। 30,000 से अधिक, बाप रे, कितना अधिक है ना। अब भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। एक तरफ एक पॉजिटिव बता रहा है, एक तरफ नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई, है ना। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है हॉस्पिटल की संख्या। अब भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी, तपेदिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है, यानी कि मलेरिया, टीबी, इन बीमारियों से लोग हर साल मर रहे हैं। एक तरफ हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोग भी मर रहे हैं, ठीक है। अब भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, ठीक है। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिसकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है, जैसे एम्स, ठीक है। तब हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, है ना। हम सभी व्यक्तियों को भारत में पीने का पानी हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वो भी स्वच्छ, है ना। अब क्या है, संचारणीय बीमारियां यानी कि फैलने वाली जो बीमारी होती है वो पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इस बीमारियों में से 21%, 21% जलजनित होती है, जैसे कि हैजा हो गया, पेट के कीड़े हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब पानी से फैलता है, ठीक है। और ये कितना प्रतिशत है? 21% है, ये जल से होता है। अब आगे देखते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है, यानी कि मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करने में ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है भारत, इतना ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ निर्यात यानी कि विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी जाती है, भेज दी जाती है, ठीक है। अब भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। हम लोग दो कंडीशन देखे, दोनों में ये हेल्थ से ही रिलेटेड दिया हुआ है। एक पॉजिटिव साइड को बता रहा है, दूसरा नेगेटिव को बता रहा है। वो सेम ही कंट्री है और दो दो अलग अलग कंडीशन है। एक तरफ हॉस्पिटल भी बढ़ रहा है, दूसरा मरने वाले की संख्या भी बढ़ रही है ना। मलेरिया से लोग मर जा रहे हैं, टीबी से मर जा रहे हैं। तो खैर, इसके बाद आगे देखते हैं। अब बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, है ना। बीमारी से बचाव और उसका उपचार यानी इलाज के लिए हमें एक उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, है ना। स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल चाहिए,
परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं चाहिए, है ना, लैब चाहिए जहाँ वो लोग ये प्रैक्टिकल कर सके, ठीक है। एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, है ना, स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों और योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है ना, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए, वो तो चाहिए ही। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। सही बात है। अब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखा तो वो मशीन से ही तो टेस्ट होगा ना, मशीन नहीं होगा तो टेस्ट कैसे होगा, फिर बीमारी का पता नहीं चलेगा तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे, तो ये सब ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। कहाँ कौन चलाती है? सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, यानी वो कैपेबल है, वो कर सकती है ना, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान, है ना, मेडिकल साइंस में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। मतलब बहुत ही असाधारण, है ना, असाधारण मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रगति हुई है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है, यानी नहीं दे पा रहे हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है। कैसा स्थिति थी? विरोधाभासजनक स्थिति है, ठीक है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है ना, नहीं दे पा रही। ये सब होते हुए भी नहीं कर पा रहे। पैसा भी है, ज्ञान भी है, एक्सपीरियंस भी है, मतलब एक्सपीरियंस व्यक्ति भी है, फिर भी नहीं कर पा रहे। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, इसका कारण को समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। सही बात है, करना ही पड़ता है। हर सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ आपको लंबा लाइन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ कार्टून में बना हुआ, इसे समझते हैं ये क्या बताना चाह रहा है। एक इलाज का खर्च, ठीक है, समझते हैं सिचुएशन को। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं, दो लड़के हैं, एक अमन है एक रंजन है, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, यानी कि रिच फैमिली है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा, अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं बगल में। मुझे वायरल बुखार है। क्या है? वायरल बुखार है, बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा, ठीक है। ये ये कौन पहले पता चल रहा है क्या? अच्छा, देखते हैं नीचे, इधर देखते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात का, ठीक है, ये बात का देखो क्या है। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि कोई 5 सितारा होटल, यानी 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल है, और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। अब रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से
परीक्षण कराने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षण के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजे को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुम्हें रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये नर्स बच्चे से पूछ रही है, ठीक है। हाँ, तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा ले लेनी। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए, और यह एक सिरप। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा और जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था, ठीक है। हमें तीन दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे आपका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की यह गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चा ऐसा बोल रहा है, ये बच्चा ऐसा बोल रहा है और ये ऐसा बोल रहा है। अब दो कंडीशन हम लोग देखे जिसमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल का चर्चा था। दोनों बच्चे इलाज कराने के लिए जाते हैं। एक से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, एक से कम पैसा लिया जाता है। जिससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है उसे हर फैसिलिटी आराम से मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो कम पैसे वाला था वो सरकारी, उसे लंबा लाइन में रहना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसे इलाज कराने में, है ना। यही अंतर है प्राइवेट और गवर्नमेंट का। अब आगे देखते हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, है ना। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियां, साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं, ठीक है। अब ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। गांव में क्या होता है, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स होती है ना, एक नर्स होती है। एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। कितना होता है, एक तो ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं, है ना। अब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है ना, मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला अस्पताल होता है जो इन सभी सेवाओं केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। अच्छा, इसे सार्वजनिक कई कारणों से कहा जाता है, ठीक है। तो सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की
वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं, है ना। ये सरकार ने सबका इलाज को पूरा करने के लिए बनाया है, ठीक है। अब इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, यानी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं ये उसी पैसे से सरकार इस हॉस्पिटल को चला रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके, है ना। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलाने से रोकना, है ना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि में पानी एकत्र होने ना दे। यानी ये एक आम जनता की जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि पानी कहीं भी जमा ना हो। अगर पानी जमा होगा तो वहाँ मच्छर जन्म लेंगे और वहाँ मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू वगैरह तरह तरह की ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलेगी, ठीक है। तो ये हमारा जिम्मेदारी है। अब हॉस्पिटल से डॉक्टर आके ये काम तो नहीं ना करेगा, ये काम तो हमें खुद करना है, तो हमें भी जागरूक होना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? प्राथमिक कर्तव्य है। अब सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है ना। जीवन की अधिकार की रक्षा करनी है हर व्यक्ति का, ठीक है। अब यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है, यानी इसका मतलब है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, ठीक है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, है ना, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, यानी इमरजेंसी की सुविधा हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, है ना। अब ये तो सरकारी का स्थिति था, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे निजी का स्थिति, ठीक है। खैर यहाँ पर एक देख लेते हैं। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है ना। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। बताओ, संभव है, इन्हें रोका जा सकता है। वैसे बीमारी से भी 10 लाख लोग मर जा रहे हैं हर साल। ये यूनिसेफ का डाटा है, इसके अनुसार है ना, ये यूनिसेफ कह रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। अब आगे, निजी रूप से चलाए जा रहे हैं अस्पताल व नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा है ये, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है देख करके। जैसे कि इनमें नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाओं को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? ये अच्छा सवाल है। स्वास्थ्य सेवा और समानता को आपस में कनेक्ट करके पूछ रहा है कि क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है ना। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है ना, ये ज़्यादातर शहर में ही मिलेगा। गांव में प्रॉफिट नहीं है, इसलिए गांव में वो लोग नहीं जाता है।
इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है और बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी बैंक से लोन लेना पड़ता है या किसी रिश्तेदार से पैसे लेने पड़ते हैं। अब कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्य को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। ये तो सही बात है। जहाँ कम दवाई से भी इंसान ठीक हुआ हो सकता था, वहाँ पे भी वो लोग ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और पानी चढ़ा रहे झूठ मूठ का पैसा खर्च करवाते हैं अपना प्रॉफिट के लिए। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। कितना खराब लगा सुन के, है ना, कि लोगों को खुद संपत्ति बेचना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। अब बीमारी है वो तो आएगा ही, ठीक है। अब गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, है ना। गरीब लोग जो होते हैं वो तो पहले ही पोषण का शिकार है, क्योंकि उसे खाना ठीक से नहीं मिल पाया। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। इन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे कि पीने का पानी हो गया, घर के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है ना। और इसीलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। अब बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। सही बात है, ऐसे ही पैसा कम था, अब दवाई में ही चला जा रहा पैसा, तो घर का स्थिति तो खराब होगा ही, है ना। तो आगे देखते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिला को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। यानी कि ऐसा मूवी में मैंने देखा था, एक दशरथ मांझी था, उसमें एक्टर की पत्नी मर जाती है क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, और रास्ता था भी तो इतना लंबा रास्ता था कि वहाँ पहुँचते तो मर जाती वो, और सच में वो मर ही गई क्योंकि पहुँच नहीं पाई वो सही समय पे, है ना। तो ये समस्या आदिवासी क्षेत्रों में आता है। तो सड़क भी कितना ज़रूरी है ये पता चल रहा है ना, कि सड़क हमारा हेल्थ सेक्टर से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर सड़क ही नहीं होगा तो हम समय पे पहुंच नहीं पाएंगे, और समय पे पहुंचेंगे नहीं तो फिर जान चली जाएगी, ठीक है। खैर, क्या किया जा सकता है, ये सवाल है कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है, मतलब ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीब और सुविधाहीन को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे, यानी क्वालिटी वाला हेल्थ सर्विस दे, है ना। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है ना, संभव है। अगले पृष्ठ में दिए गए उदाहरण देखिए, ठीक है। अब हम लोग अगला पृष्ठ देखते हैं, इसमें क्या बताना चाह रहा, एक कंडीशन बता रहा, ठीक है। केरल का अनुभव बता रहा। केरल, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ पे है केरल, ठीक है। ये रहा केरल, यह, ठीक है। यहाँ पे जो रेड रेड से मैंने मार्क कर दिया, ये है केरल। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40%, है ना, 40% पंचायतों को दे दिया गया। किसको? पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका, है ना। अब इसके फलस्वरूप, यानी इसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप, इसके रिजल्ट के रूप में बोल सकते हैं ना, जल वितरण व्यवस्था की जांच हुई।
स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं का ध्यान दिया गया। ठीक है। अब स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर यानी बेड कम है और पेशेंट ज़्यादा है, ऐसी वाली स्थिति। अब पर्याप्त डॉक्टर का ना होना यानी कि डॉक्टर ही कम है ना। अब इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें कहाँ, www क्या है, http://lsgkerala.gov.in/en। ठीक है। यहाँ विजिट करने से हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। आइए अब अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। एक देश है कोस्टा रिका। ये कोस्टा रिका है। ठीक है। अब इसमें है, कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। किसको? कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में नहीं थे। कहाँ? संविधान में, यानी हेल्थ सेक्टर का जहाँ बात आएगा, हमें इस देश को ध्यान में रखना है कि ये देश कितना बेहतर है हेल्थ के मैटर पे। ठीक है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। क्या? सेना नहीं रखेंगे, है ना। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली, है ना। अब कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वास्थ्य होना जरूरी है। ठीक है। और इसके लिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने की सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। ठीक है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। वो तो है ही, इंसान अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो करेगा क्या। सारा इम्पोर्टेंट देखा जाए सारा चीज़ों में तो वो हेल्थ ही है। कितना भी डिजायर पाल लो, अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो वो किस काम का, है ना। इसीलिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। यानी हर सेक्टर पे, छोटे से लेकर बड़ों तक, सबको स्वास्थ्य से संबंधित जो ज्ञान है, शिक्षा है, वो जरूर लेनी ही चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लग रहा है ना, खत्म हो गया ये। अच्छा, यहाँ कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है, उसे पढ़ देता हूँ। ठीक है। यह है सार्वजनिक वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। यही है सार्वजनिक का मतलब हुआ। ठीक है। निजी का क्या मतलब हुआ? वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। ये जो मुनाफा दिख रहा है ना, ये प्रॉफिट के लिए ही ये खोला जाता है, निजी। ठीक है। अब चिकित्सा पर्यटक क्या होता है? ये वे विदेशी पर्यटक है जो इस देश में उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है ना। वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सर्विस मिलता है। इसी वजह से वो लोग भारत आते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है। और संचारणीय बीमारियां, ये क्या है? ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित होती है, जैसे कि पानी के माध्यम से, भोजन और हवा के माध्यम से फैलता है। ठीक है। ओपीडी का क्या मतलब होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसे हिंदी में बाह्य रोगी विभाग कहते हैं ना। इसी का संक्षिप्त रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। हाँ, सही बात है, ओपीडी में जाते हैं। जब लगता है कि सीरियस है तब डॉक्टर बोलता है भर्ती हो जाओ, तब हम लोग भर्ती हो जाते हैं। ठीक है। अब नैतिक आचार क्या होता है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली नैतिक सिद्धांत को हम लोग नैतिक आचार कहते हैं। और जेनरिक नाम है ना, ये जेनरिक नाम है, ये है क्या? जेनरिक दवाइयों के रासायनिक नाम है ना। ये वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलेट, सैलिट, सॉलिसैलिक, 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 है ना।
एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप लोग समझे होंगे कि कैसे हेल्थ सेक्टर हमारा सरकार से जुड़ा हुआ है ना, हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सड़क से हो, शिक्षा से हो, या जो भी है, हमारे हर चीज़ से जुड़ा हुआ। अगर हेल्थ ही ख़राब रहेगा तो फिर हम लाइफ में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, है ना। और आसपास की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे कि सड़क का ही बात किया जाए तो सड़क अगर नहीं रहेगा तो इंसान तो समय पे इलाज नहीं करा पाएगा। जो शहर में रहते हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सब कोई शहर में थोड़ी रहते हैं, और हर जगह अस्पताल तो बना हुआ है नहीं, तो लोगों को शहर की ओर आना ही पड़ता है। तो दिक्कत तो है, ठीक है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करती हैं निजी अस्पताल, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है और वहाँ पैसा बहुत लगता है, ठीक है। और सरकार वाला तो आप लोग देख ही रहे हैं कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मिलता हूँ अब अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।